टॉप गेट 2026 की प्रिपरेशन आप लोगों की सबकी बेहतरीन चल रही होगी। काफ़ी कुछ हमने डिस्कशन कर लिया, तो लास्ट में चलते हैं, क्योंकि आप लोग बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हो कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ दिक्कत आ रही है, ये सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है, प्रिपरेशन में इशू आ रहा है, या टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, रिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो जो भी आप लोगों के मन के डाउट है वो आप 1 बाय 1 करके पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले कौन डाउट पूछेगा सबसे फर्स्ट? सर मेरा एक डाउट। हाँ जी, क्या डाउट है आपका? सर एक्चुअली मैं ना अभी 3rd ईयर में हूँ और मेरा भाई भी है छोटा, वो भी है 3rd ईयर में है मेरे साथ। एक्चुअली सर भाई 3rd ईयर में ही है? हाँ, मतलब कज़न है। तो एक्चुअली सर मेरे ना 50 to 60% सिलेबस हो गया है ऑलमोस्ट। आप मान के चलिए 7 सब्जेक्ट हो गए हैं। सर अब मैं कन्फ्यूजन में हूँ, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स की तरफ जाऊँ या फिर इन्हीं को अच्छे से करूँ, तो मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट की तरफ जाऊँ। ओके, देखो 3rd ईयर में हो ना, तो आपके पास मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर जिन 4 सब्जेक्ट से ऊपर है तब तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि होगा ही 7 हो गए, 3-4 सब्जेक्ट बचे हुए हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको लगता है कि क्योंकि अभी फरवरी में ही पेपर होने वाला है, अगर आप क्रैश कोर्स से भी उस चीज को कवर कर सकते हो तो कंप्लीट सिलेबस करके जाओ, या फिर एक सब्जेक्ट को कंप्रहेंसिव कर लो और बाकी के सब्जेक्ट को क्रैश कोर्स से फॉलो कर लो। YT पे भी बहुत सारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं अपने, राइट, या पेड भी क्रैश कोर्स है, तो वहीं से आप उसको कवर कर लीजिए। फरवरी का पेपर अपना फुल अटेम्प्ट दो, अच्छे से अटेम्प्ट दो। उसके बाद आपके पास फाइनल ईयर के लिए भी काफी कुछ लंबा स्लॉट मिलेगा। उसके बाद आप रिमेनिंग सब्जेक्ट को कन्वेंशनल वे से कर लेना, मतलब थोड़ा कन्वेंशनल नहीं, मतलब कंप्रहेंसिव वे में कर लेना, उसको मॉक टेस्ट भी लगाना, रिवीजन भी करना, वो सारी चीजें आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले अपना पहला अटेम्प्ट को बहुत अच्छा बनाना चाहिए आपको, और पहले अटेम्प्ट कब हो रहा है? 2026 में अभी। हाँ यस सर। तो ये वाला अटेम्प्ट आपको अच्छा बनाना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट फाइनल ईयर वाला होगा, उसको जो भी बचे हुए चीजें होगी जिसको आपने अभी क्रैश कोर्स से किया होगा, जरूर कंटेंट में कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज हुआ ही होगा। हाँ यस सर। तो कंप्रहेंसिव वे से फरवरी के बाद लग जाना, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या रिजल्ट आने वाला है, राइट। और थोड़ा, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ ना, क्योंकि आपको नहीं पता, छोड़ के चले जाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर अगर करके चले जाते हो सब्जेक्ट, तो क्या पता उस सब्जेक्ट में इजी क्वेश्चन आ जाए और बन जाए क्वेश्चन, राइट, हु नोस। तो ऐसा करना चाहिए, राइट। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कंसेप्ट आपका। ओके सर, थैंक यू सर। किसी का कोई और डाउट? हाँ जी सर, मेरे 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं सर। अब आप बताइए सर, उसमें अब रिवीजन करूं मैं सर, PYQ लगाऊं या अभी फाइनल ईयर है आपका? यस सर। और 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं? पूरे बचे हुए हैं सर। ठीक है, देखो अगर 2 सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड बचे हो तो उसको कंप्लीट किया जा सकता है। एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को तो कंप्रहेंसिव वे में कंप्लीट किया जा सकता है। बाकी के जो सब्जेक्ट बचे हो, एक बच भी जाता है तो उसको भी क्रैश कोर्स से आप कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं ये नहीं चाहूंगा कि कोई भी चीज आप छोड़ के जा रहे हो, राइट। तो अभी काफी कुछ टाइम बचा हुआ है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, 2 सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। बाकी के टेस्ट सीरीज दो, मॉक टेस्ट आप लगाते रहो, सो दैट आपको आइडिया लगता जाएगा किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, राइट। तो छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, अगर कोई छोड़ने की कोशिश कर रहे हो आप तो, राइट। अगर लेंदी ही सब्जेक्ट 2 बच गए, किसी का CN बच गया है, DM बच गया है, तो उसके लिए सजेशन ये है कि CN DM दोनों ही फिर क्रैश कोर्स से कर लो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि एक को भी आप कंप्रहेंसिव वे में कर सकते हो, दोनों को ही। पर मैथ्स एप्टीट्यूड कुछ छोटे से सब्जेक्ट बचे हुए हैं, तो उसको एक को कंप्रहेंसिव, एक को क्रैश कोर्स से कर लो। सर अगर OS और एल्गो बचा हुआ है तो फिर सर? एक को कंप्रहेंसिव वे में कर लो, एक को क्रैश कोर्स में कर लो। थैंक यू सर। ओके, किसी का और कोई डाउट? सर मेरा डाउट जी सर, मैं 25 पास आउट हूँ। मैंने लास्ट टाइम गेट दिया था। इस बार मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं PYQs करूँ या DPP करूँ या मॉक टेस्ट दूँ। मतलब आप ड्रॉप कर रहे हो अभी? यस सर। देखो, जरूरी तो सब कुछ ही है, जरूरी तो रिवीजन भी है, जरूरी तो PYQ भी है, जरूरी तो मॉक टेस्ट देना भी है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में क्या जरूरत है। तो सबसे ज्यादा जरूरत है रिवीजन प्लस PYQ, क्योंकि PYQ वो क्वेश्चन है जो IIT ने खुद ने बनाए, तो उस क्वेश्चन को बहुत ही हम बेहतरीन क्वेश्चन मानते हैं। लगभग 40% के क्वेश्चन के जो कंसेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए तब भी उसके कंसेप्ट PYQ से मिलते जुलते ही आते हैं। तो PYQ अगर आपका अच्छा है तो 40% क्वेश्चन आप आराम से कर ही लोगे, 40 नंबर तो लेके ही आ जाओगे। तो PYQ हाई प्रायोरिटी पे होना चाहिए। उसके बाद मॉक टेस्ट, कि आपने जो पढ़ा है उसके अंदर कहाँ गलती हो गई, कैसे उस चीज को रिमूव करना है, वो लर्निंग के लिए आपको फिर मॉक पे भी आपको जाना है। तो और DPP का तो अभी टाइम बचा नहीं, वरना DPP भी अपने GFG में तो बहुत सारे अच्छे हैं, तो आपको DPP का भी टाइम है नहीं। आप सीधा PYQ अटेम्प्ट करिए, और PYQ के बाद सीधा आपको अटेम्प्ट करना है मॉक टेस्ट। हर 2-3 दिन के अंदर एक मौका आप लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। यही प्रोसेस आपको पूरा फॉलो करना है इस पर। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई डाउट? सर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया हुआ है, मैं एक बार PYQ भी लगा चुका हुआ हूँ अच्छे तरीके से, और सर मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, बट मेरे मॉक में अच्छे नंबर आ नहीं रहे हैं। एक टेस्ट में सर मेरे 22 नंबर भी आए, और ऑन एवरेज 35, 30, 40 ऐसे नंबर आ रहे हैं। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें आप इसको डील। ओके, देखो सबसे पहली चीज तो ये मान के चलेगा कि टेस्ट सीरीज इज फॉर द एनालिसिस,
टेस्ट सीरीज मार्क्स के लिए नहीं। तो अगर आपके मार्क्स 22 आ रहे हैं या 30 आ रहे हैं या 25 आ रहे हैं या 35 आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, इसको ये फाइनल मार्क्स नहीं है। विराट कोहली प्रैक्टिस में जाता और पहली बॉल पे बोल्ड हो जाएगा तो क्या बोला जाएगा, विराट कोहली बेकार प्लेयर है। तो इसका मतलब विराट कोहली प्रैक्टिस इसलिए कर रहा है ताकि फाइनल मैच में अच्छे से परफॉर्म करे। सेम चीज़, ये आपका एक प्रैक्टिस मैच चल रहा है, इसके अंदर हर मैच में आपको कुछ सीखना है। जैसे मान लीजिए आपके 22 आए तो बाकी के नंबर क्यों नहीं आए, कहाँ गलती हो गई, वो आपको सीखना है। किस तरीके की, क्या आपने सिली मिस्टेक किए हैं तो आपको ये बताना है। इसलिए अभी कुछ बच्चे ने भी मेरे को एक और भी मैसेज आप ही की तरह क्वेश्चन पूछा था, जिसने भी यही एनालिसिस करके उसने बताया था कि सर मैंने बहुत सारे सिली मिस्टेक कर दिए टेस्ट सीरीज के अंदर। उसने अच्छे खासे उसने 16-17 नंबर का तो सिली मिस्टेक किया था, जिसके उसने 2/3 को 3/2 लिख दिया था। क्वेश्चन को पढ़ने में ही गलती कर दी थी। क्वेश्चन का गलत पढ़ना भी एक तरीके से दिक्कत है। तो आपको टेस्ट सीरीज से ये नहीं सीखना है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज में सीखना है कि गलती क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के अंदर वो गलती नहीं करनी है, राइट। और वो गलती नहीं करने के लिए पहले टेस्ट देना जरूरी है। तो आप घबराओ मत उस चीज से, मॉक टेस्ट देते रहो, उसके बाद एनालिसिस करो। कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़ तो लिए पर अभी भी उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। जब आपने कॉन्फिडेंस आ गया क्वेश्चन से और तब भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, इसका मतलब सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। या तो सब्जेक्ट बहुत ही तगड़े लेवल का है या आप में कुछ दिक्कत हो रही है। तो जो टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे उसको नोट से रेफर करो। नोट से भी क्लियरिटी नहीं आ रही है, टीचर से बात करिए, डिस्कशन करिए और उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को क्लियर करना है, राइट। अगले टेस्ट में ट्राई करना है कि वो जो पुरानी गलती हुई वो रिपीट ना हो, ये ट्राई करते रहना है और नई नई चीजें सीखते रहना है। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। मान लीजिए किसी मॉक के अंदर किसी सब्जेक्ट के अंदर कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि मुझे रिवीजन में इस सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान देना है। कितनी बार क्या होता है, हमारा लगाव हो जाता है किसी एक सब्जेक्ट से। जैसे किसी को डीबीएमएस से प्यार हो गया मान लो, या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्ट, कोई टीओसी समझ लीजिए, टीओसी ईजी है, बच्चे को लगा टीओसी में मजा आ गया, अब वो बार बार रिवीजन टीओसी का ही करता है क्योंकि उसको मजा आ रहा है उस चीज में। ये गलत है ना। तो आपने टेस्ट सीरीज में टीओसी के क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपके अच्छे हैं, टीओसी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। अब जिसके नहीं बन रहे क्वेश्चन उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना। तो ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू रखना है। और अभी जो टाइम चल रहा है, हर 3 दिन में एक टेस्ट लिखना ही है। 10 दिन बाद, 12 दिन के बाद, हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लिखना है। आज मॉक टेस्ट लिखा, रात को रिवाइज किया, एनालिसिस किया, रिवीजन किया, अगले दिन पूरा रिवीजन किया, अगले दिन फिर मॉक टेस्ट लिखा। तो जो सब्जेक्ट आपको अभी रिवाइज करने में काफी टाइम लग रहा है, आने वाले टाइम में रिवाइज करने में वही 2 घंटे में रिवाइज हो जाएगा, राइट। तो टेस्ट सीरीज इज फॉर द एनालिसिस। तो मार्क्स पे नहीं देखना है। एक और चीज, हर एक क्वेश्चन से सीखना है कि अगर इस तरीके क्वेश्चन आते तो कैसे सॉल्व करते हैं, अप्रोच क्या रहता है, ये सब चीजें आपको सीखते रहना है, राइट। तो ये प्रोसेस आप करोगे, फोड़ दोगे पेपर, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। और किसी का कोई डाउट? हाँ सर, एक डाउट मेरा है। जी सर, मैंने गेट दिया था 3rd ईयर में और अभी मैं वापस से गेट दे रहा हूँ। मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है पूरा, बट अभी जब मैं मॉक लगाता हूँ और जैसे जैसे गेट नज़दीक आ रहा है, मेरा एंग्जाइटी लेवल बढ़ता जा रहा है और कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं है। लगी रहा शक्ल से कॉन्फिडेंस डाउन। देखो, कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा खेल क्या है, अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो आप हमेशा डिमोटिवेटेड फील करोगे। और रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। मैं हमेशा एक वर्ड बोलता हूं कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। आप उसी चीज को कंट्रोल कर सकते हो जो आपके हाथ में है, जिसको आप, जो पैरामीटर को आप कंट्रोल कर सकते हो। आपके हाथ में क्या है, रिवीजन देना, करना। आपके हाथ में क्या है, जो कंसेप्ट आपको नहीं आते उसको और सीखना। आपके हाथ में क्या है, पीवाईक्यू को फिर से लगाना। आपके हाथ में क्या है, डीपीपी में जो टफ क्वेश्चन थे उसको फिर से सॉल्व करना। आपके हाथ में क्या है कि सर मॉक टेस्ट को फिर से लगाना है। आप अगर रिजल्ट का, इन सब से रिजल्ट को अगर कोरिलेट करोगे तो फिर आपको हमेशा इश्यू आएगा। आपको लगेगा कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, बीवी भाग तो नहीं जाएगी। पहले से ये सब सोचोगे जबकि अभी तो गेट ही नहीं निकला। समझ लो मेरी बात, दैट इज कॉल्ड डू। अच्छा, इससे बचने का एक सबसे आसान तरीका है, टारगेट बड़े मत बनाओ, टारगेट छोटे बनाओ। छोटे इन द सेंस, कल के बारे में सोचो, आपको रिजल्ट के बारे में मत सोचो। ऐसा सुना था ना वो कि मुझे कल की टेंशन नहीं, इतना पैसा तो है मेरे पास, मुझे टेंशन हो रही है परसों से। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। आपको परसों के बारे में नहीं सोचना, आपको कल के बारे में सोचना है। कल आपको क्या करना है ये आपके टारगेट का पार्ट होना चाहिए, राइट। जबकि रिजल्ट क्या होने वाला है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है तो आपका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। एक और चीज बता देता हूं, एंजाइटी होना ये नेगेटिव साइन नहीं है। एंजाइटी होना इज ए पॉजिटिव साइन। यार जो पढ़ेगा उसी को तो टेंशन होगी, जिसने पढ़ाई नहीं करी उसको काहे की टेंशन। आपको लगता है जिसने गेट का खाली फॉर्म भरा है और उसने प्रिपरेशन नहीं करी है तो आपको लगता है उसको टेंशन हो रही होगी, वो एंजॉय चिल मार रहा होगा, उसके मन में कोई डाउट ही नहीं, दुविधा ही नहीं, वो आराम से जाएगा, एग्जाम दे आएगा। एग्जाम की टेंशन उसी को होगी जो असली में सीरियस होगा इस पेपर को लेके। तो आप सीरियस हो इसलिए एंजाइटी हो रही है। दूर करने का तरीका देखो, दूर तो 0% तो एंजाइटी होगी नहीं, कम कर सकते हैं।
रिजल्ट को ना सोचकर अगले दिन के टारगेट को सोचो। अगले दिन आपका ध्यान होना चाहिए कि मॉक टेस्ट देना है, इस मॉक टेस्ट में 4 सब्जेक्ट को रिवाइज करके जाना है। लूप आपका बिजी शेड्यूल इतना हो जाएगा कि फालतू के नेगेटिव थॉट्स या एंजाइटी वाली चीजों के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। बात समझ में? तो अपने आप को ऑक्यूपाई करिए इन अफर्मेटिव चीजें जो होती है, जो पॉजिटिव चीजें होती है उसकी तरफ, राइट। तो एंजाइटी, और हमेशा एंजाइटी तो अच्छी चीज है यार। एक छोटा सा एग्जाम्पल और बताता हूँ। एक स्टूडेंट था जिसकी रैंक आई थी 200 समथिंग आई थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। गेट के पेपर के दिन वो इतना टेंशन में था वो लड़का, राइट। सुबह 6 बजे मेरे पास कॉल आया कि सर, उसका मैंने पॉडकास्ट भी किया था, कि सुबह 6 बजे उसका कॉल आया कि सर मैं रात भर सोया ही नहीं टेंशन की वजह से, मुझे नींद नहीं आ रही, सुबह पेपर था। तो मैंने उसको बोला भाई तू सो जा, अब तो सो जा, अब क्या कर सकता है। कह रहा सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब तो नींद नहीं आ रही। और ऐसा पोटेंशियल वाला कैंडिडेट था कि वो अंडर 100 रैंक डिजर्व करता था। मैं तो इवन इतना बोलूंगा अंडर 10 रैंक डिजर्व करता था वो बच्चा। बट वो नहीं सोने की वजह से वो उसको फिर भी ट्राई किया, 2-2.5 घंटे नींद लेके गया। एग्जाम में कह रहा मैं आधा घंटे तो सो गया था सर, सिर दर्द कर रहा था क्वेश्चन को लेके। स्टिल वो 200 समथिंग रैंक लेके आया बच्चा। अगर सही तरीके से अगर मैनेज करके चला जाता तो वो फोड़ देता पेपर को। तो थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, अगले ही दिन का टारगेट होना चाहिए। अब वो दिक्कत तब होगी जब एग्जाम से एक दिन पहले, अब उस दिन मैं अलग बताऊंगा कि उस दिन के लिए बारे में क्या सोचना है, राइट। अभी तो जो कर रहे हो समझ में आ गया होगा आपको, राइट। तो यही चीज प्रोसेस को फॉलो करिए, छोटे छोटे टारगेट चंक बनाइए। एंजाइटी को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव चीज समझिए। उन बारे लोगों के बारे में सोचिए जिनको एंजाइटी नहीं हो रही, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन ही नहीं है। उनको देख के मोटिवेट रहिए थोड़ा, राइट। ओके, थैंक यू सर। ओके, और किसी का कोई डाउट? सर मेरा डाउट है। हाँ जी सर लास्ट टाइम चल रहा है तो रिवीजन सर फुल नोट से की जाए या सिंपल नोट से की जाए सर? देखो, सिंपल नोट्स तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, राइट। एक फुल नोट्स होता है, एक शॉर्ट नोट्स होता है। यस सर। देखो, अगर आपने शॉर्ट नोट्स पहले बनाए हुए हैं तो शॉर्ट नोट्स भी यूजफुल तब होता है जब एग्जाम से 15 दिन पहले, राइट। अभी आपको फुल नोट्स से रिवाइज करना है। फुल नोट्स को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नई चीजें सीखने को मिलेगी। पहली बार पढ़ोगे, मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूं जो 4-4, 5 बार फुल नोट से रिवाइज कर रहे हैं। 5वीं बार में उनको लग रहा है और भाई साहब ये बताना चाह रहे थे कि उनको उस समय डिकोड कर रहे हो अपने नोट्स को पढ़ के। तो लगभग 15 जनवरी के आसपास तक तो आप अपने फुल नोट से ही रिवाइज करिएगा। 15 जनवरी के बाद आप जो गेट फर रहा है या आपके बनाए हुए खुद के शॉर्ट नोट्स है उसको आप कर लीजिएगा। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया तो GFG का गेट फर रहा है, गेट सेट गो में भी अवेलेबल है। नेट पे भी सर्च करोगे तो गेट शॉर्ट नोट्स के नाम से मेरे ख्याल से आ ही रहा होगा, राइट। वो आपको मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स हमने बना के बच्चों को दे रखा है, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। बट वो 15 जनवरी के बाद। पहले क्या करना है सर? फुल नोट्स की फुल नोट से ही अपने 1 बाय 1 करके सब्जेक्ट उठा के रिवाइज करते रहना है। और रिवीजन में भी जिस टॉपिक को आपको आता है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जो थोड़ा सा कम आता है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है इस चीज को लेकर, राइट। ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई डाउट? मेरा एक डाउट है हाँ जी। सर, मैंने फॉर्म भरते वक्त तो गेट CS और गेट DA दोनों का फॉर्म भर दिया, बट अब पेपर जैसे नज़दीक आ रहा है तो गेट CS का सिलेबस कंप्लीट हुआ और गेट DA छुआ भी नहीं है, तो अब क्या करूँ सर गेट DA को लेके? देखो, प्राइमरी पेपर और सेकेंडरी पेपर 2 चीजें हैं, राइट। आपको अभी मेन फोकस प्राइमरी पेपर पे ही करना है। सेकेंडरी पेपर के लिए अभी 8 तारीख को पेपर दोगे, 7 दिन का टाइम बचेगा। यस सर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उसके लिए टेंशन मत लेना। रवि, मैं बहुत बार बोला भी हूं सेशन के अंदर। एक रवि एक बच्चा था जिसका गेट CS की उसने प्रिपरेशन करी, फॉर्म दोनों में भरा था। यूट्यूब पे मैं ऐसे ही वीडियो ले रहा था एक, तो उस पे एक बच्चे ने देखा, उस बच्चे ने, और उस समय मैं बोल रहा था कि दोनों पेपर में फॉर्म भरना जरूरी है, तुम लोग 2 पेपर में फॉर्म नहीं भरते हो, पैसे कुछ पैसे बचाने के लिए साल भर की अपने दाव पे लगा देते हो। उसने वो रील देखा मेरा, तो उसने फाइन 500 रुपए का लगा के उसने DA में भी फॉर्म भरा, जबकि वो CS की प्रिपरेशन कर रहा था। उसका सेंटर इलाहाबाद में कहीं दूर आया, राइट, गोरखपुर पता नहीं कहाँ, बहुत दूर था उसका सेंटर। तो उस जगह उस सेंटर दूर होने की वजह से वो बड़ा एंजाइटी घबराहट में आ गया और उसका पेपर बिगड़ गया CS का। DA में उसने कुछ नहीं पढ़ा था, तब भी उसकी रैंक 272 आई। अभी IIT कानपुर के अंदर एनवायरमेंटल एंड AI करके एक ब्रांच है, उस ब्रांच के अंदर वो मास्टर्स कर रहा है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? CS होनी चाहिए। DA उसके बेसिस में आप कॉमन देखो, मैथ्स एप्टीट्यूड कॉमन है, प्रोबेबिलिटी स्टेट्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस। ये मैं हमेशा पहले अगर आप पूछते तो मैं बोलता था ये 3 चीजें DA से पढ़ने की जरूरत होती है। तो DA से अगर ये चीज पढ़ लेते हो तो प्रोबेबिलिटी स्टेट्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस लगभग 35 नंबर का ये और 15 नंबर का एप्टीट्यूड, 50 नंबर कॉमन हो गए। अब आप बोलोगे सर कॉमन कहां से? वो उधर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। उधर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी टॉपिक ये 3 ही है, प्रोबेबिलिटी स्टेट्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस। अगर आपने DA से कर लिया तो उधर मैथ्स नहीं भी पढ़ोगे तब भी चलेगा। 50 नंबर ये हो गए। DBMS 8 नंबर का, एल्गोरिथम 8 नंबर का। तो इतने तो आपके पास 8 8 16, 50 और 16 कितने हो गए? 66। यस सर। 66 मार्क्स तो कॉमन ही है। उधर पाइथन विद डेटा स्ट्रक्चर, उधर C विद डेटा स्ट्रक्चर।
डेटा स्ट्रक्चर तो एल्गोरिथम सेम ही, बस सिंटेक्स बदलेगा। सिंटेक्स तो एक दिन में आदमी सीख सकता है, 2 दिन में सीख सकता है। यस सर, बिल्कुल। समझ लो मेरी बात। तो आपके पास टाइम मिलेगा। ML AI के लिए अगर आप 7-8 दिन में सेलेक्टिव वे में पढ़ के जाओगे तो आधे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें कुछ तो कर ही लोगे। तो अभी आपका अगर CS में कॉन्फिडेंस नहीं आया, CSE कर रहे हो अभी, तो CS को ही अच्छे से करिए 7 दिन के लिए। हालांकि पिछली बार तो 15 दिन का टाइम था, पर इस बार 7 दिन का मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या क्या करना है। कुछ हम YouTube पे कुछ सेशन प्लान कर देंगे आप लोगों के लिए अच्छे से, बट अभी आपको CS पे ही मेनली फोकस करना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, और किसी का? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर, मुझे पढ़ते पढ़ते 2-3 साल हो गए, अब ड्रॉप करने का मन कर रहा है, अब क्या करूं? यार देखो, ये तो एक लूप में फंसने वाली बात है। हर आदमी, ये आपके नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, जैसे आप एग्जाम के पास, जैसे सेमेस्टर में क्या होता था अपने साथ, जैसे ही सेमेस्टर कर रहा वो रात, वो कयामत की रात आती थी, तो हम क्या सोचते थे कि अगले सेमेस्टर से अच्छे से पढ़ेंगे, बस ये सेमेस्टर निकल जाए, उसके बाद स्टार्टिंग से पढ़ाई करूंगा ताकि कोई टेंशन ही नहीं। और ये सेम थॉट हम अगले सेमेस्टर में भी बोलते थे, और 4 साल की पूरी बीटेक निकल गई। ये भी तो एक एग्जाम है। तो अगर आप इसके लिए वाकई सीरियस होते हो तो अगले साल के बारे में सोचोगे नहीं, आपको अभी से मेहनत करनी। अगले बार के बारे में सोच रहे हो, ये आपकी एंजाइटी, आपका डर, ये सब आगे से आगे पुश कर रहा है। ये पहले भी आपको पुश किया है। और गेट एक ऐसा एग्जाम है जो हार्ड वर्क से फोड़ा जा सकता है। मैं ऐसे एक नहीं, n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स में बच्चों को जानता हूं जो हार्ड वर्क कर रहे थे और उन्होंने गेट को फोड़ा है। लास्ट ईयर का एक एग्जाम्पल है, 8 साल से प्रिपेयर कर रहा था वो। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोलूं 8 साल से, वो जॉब के साथ 8 साल से कर रहा था, हालांकि आप भी जॉब के साथ ही कर रहे हो। तो वो 8 साल से प्रिपेयर कर रहा था, और 8 साल से प्रिपेयर करने के बाद लास्ट ईयर उसकी AR1 आई, राइट? AR1 मेरे साथ बहुत सालों से वो अच्छा अटैच था उस चीजों को लेके। तो आप लोग घबराना मत, आप इसी साल मेहनत करो, अगले साल के लिए ज्यादा मत सोचो, वरना अगले साल भी फिर सोचोगे अगले साल करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और गेट की प्रिपरेशन हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं यार, देखो सबको ही बता रहा हूं, ये आपको नहीं सबको बता रहा हूं। गेट की प्रिपरेशन जो है ना 5 पिलर पर बेस्ड है बस। पहला, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, यानी कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज, कंसेप्चुअल क्लियरिटी के बाद दूसरी चीज आपकी होनी चाहिए PYQ सब लगाए हुए होने चाहिए। तीसरी चीज DPP, जो हम नए तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, DPP। फोर्थ, आपके पास मॉक टेस्ट करते रहना है। और फिफ्थ, रिवीजन। ये 5 चीज जिन्होंने सही तरीके से सामंजस्य बना के बैलेंस वे में कर लिया, वो गेट एग्जाम को फोड़ देगा। इरिस्पेक्टिव आपके CGPA क्या है, इरिस्पेक्टिव आपने पहले कितनी प्रिपरेशन कर रखी है, इरिस्पेक्टिव आपकी IQ लेवल क्या है, किसी चीज से गेट का कोई लेना देना नहीं। JEE एडवांस का लेना देना था। JEE एडवांस में क्या होता है, अगर आपके गेट अच्छा लेवल का है, राइट, अगर या IQ लेवल आपका अच्छा है तो ये एडवांस फोड़ पाओगे। एवरेज बच्चा एडवांस फोड़ना बहुत ही रेयर है कि एडवांस में उसने टॉप कर दिया, पर गेट में जनरली एवरेज बच्चे टॉप करते हैं। Tier 3 कॉलेज के बच्चे टॉप करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, वो हार्ड वर्क करते हैं, चीजों को समझते हैं। और गेट प्रिडिक्टेबल चीज है, अगर अच्छे तरीके से आप एफर्ट लगा के काम करोगे डेफिनेटली आप फोड़ दोगे। इवन आपका IQ लेवल है कैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं बोलता हूं हार्ड वर्क हमेशा गेट के लिए कंपलसरी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। चीजों को एक निरंतर वे में पढ़ते रहना, चीजों को समझना, अपनी गलती से ही सीखना, ये गेट की सबसे बड़ी चीज है। अगर ये कर लोगे फोड़ दोगे, राइट? तो मेरे ख्याल से सबका काफी कुछ डाउट हमने ले लिया है। स्टिल अगर आप लोगों की कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, मिल सकते हो, राइट? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सर।